नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर एमपी में मेरे धीरज सिंह के साथ। हमारी इस कार्यक्रम के जरिए ये कोशिश रहती है कि आपके नेताओं की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाएं। उनका संसद तक का सफर कब और कैसे शुरू हुआ, उन्होंने अपनी पहली जीत और पहली हार से क्या सीखी, इन्हीं सब सवालों से मिलकर बनता है हमारा कार्यक्रम नो योर एमपी। हमारे आज के मेहमान का लोकसभा में ये पहला कार्यकाल है। उससे पहले वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हमारे सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह से। भारतेंद्र जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2002 में पहली बार आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और आप जीतकर विधानसभा में आए। क्या कारण थे कि आप राजनीति में आए, चुनावी राजनीति में उतरे? एक बहुत बड़ी लहर थी 91 में, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और संघ से जुड़ा। हमें सबको ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है और जो भारत के नागरिकों में अपने प्रति एक हीन भावना है वो ख़त्म हो जाएगी और हम स्वाभिमान से उठेंगे, स्वाभिमान से खड़े होंगे। हम 2 शब्द अंग्रेज़ी के सीख लेते हैं तो हम अंग्रेज़ी में आपस से वार्तालाप करना हमें ज़्यादा बेहतर लगता है। और विदेशी कपड़े पहनना अच्छा लगता है, विदेश में बने कपड़े पहनने अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें हैं। अगर लीवाइस जीन्स के हम थोड़ा सा और उसे डिटेल में पढ़ें तो उसमें लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश में बहुत बन रहे हैं। आखिरकार बांग्लादेश में बने कपड़े हम पहनकर अपने आप को इतना गौरवान्वित क्यों महसूस कर रहे हैं? उससे अच्छी डेनिम यहाँ बन रही है। मगर ये सारी बातें थीं जिनसे मैं गुजरा, जो मुझे महसूस होती थी। और वो 91 का दौर ऐसा लगता था कि एक नया भारत बनेगा, एक स्वाभिमानी भारत बनेगा और उस स्वाभिमानी भारत में हम राम राज्य लाएंगे। तो मैं तो पक्का हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हूँ संघ परिवार का और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आपकी खुद की अगर कोई प्रोफाइल देखे, आपका परिवेश देखे, तो आप उस एक टिपिकल हिंदुत्ववादी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जिसका आप ऑपोजिशन कर रहे हैं। आप स्वयं उसको उस तरह के इंडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग रही है आपकी, इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं, सेंट स्टीफेंस में गए हैं, तो क्या उसमें कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है? ये बात सही है कि मैं डून स्कूल में पढ़ा, बोर्डिंग में रहा और घर तो हम बहुत कम आते थे, वर्ष में 3 महीने ही छुट्टी मिलती थी। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में रहे, बोर्डिंग में रहे। मगर मुझे अपने किसान होने में और गांव से जुड़ा होने में मुझे बड़ा गर्व था। हम बड़े डट के कहते थे, वो फर्टिलाइज़र कंपनी के स्टिकर्स बने थे, मुझे याद है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे लगाया हुआ था, आई एम प्राउड टू बी अ फार्मर। तो बड़ा गर्व रहता था और हमें आज भी मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हूँ, मैं गांव वाला हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ और मैं आम जनता से जुड़े जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, जो 80% जनता है, मैं उनका हिस्सा हूँ। जो 20% और 20% से बहुत कम, जो 4-5% बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में रहती हैं, मैं उनका अंग अपने आप को कभी नहीं मानता था और मैं शुरू से उनकी मजाक बनाता था और वो मेरी बनाते थे। पहली बार जब आप चुनकर आए विधानसभा में तो कैसा अनुभव था? क्या अलग लगा अपने जीवन में? मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था विधानसभा में चुन के पहली बार आना। मेरे दादाजी पहली विधानसभा के सदस्य रहे, जो कि 1937 में जिसका चुनाव हुआ था। उसके बाद मेरे पिताजी अनेकों बार विधानसभा के सदस्य रहे और मंत्री भी रहे। तो मैं तीसरी पीढ़ी का अकेला विधायक था जो कि चुन के आया था। शायद कुछ एमएलसी और अपॉइंटेड लोग रहे हों, मगर ऐसे लोग कम थे जो कि तीसरी पीढ़ी थे और चुन के आए थे। तो मेरे लिए अपने और मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा पल था। एक पुराने घर में रहता हूँ, सब अब तो खंडर सा बन गया। मगर उस घर की गरिमा बना के रखना, वो किला किला रहे और किले को खंडर ना समझें लोग, इसके लिए आवश्यक था कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की, जनता की सहायता कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उनके मौक़ों पे खड़ा हो सकूं,
और उनके दुख सुख में जा सकूं, मौजूद रह सकूं और सहायक बन सकूं। तो मेरे लिए ये जो सपना था, मेरा तो ये मानना है कि मेरा जन्म ही इसी परिवार में इस वजह से हुआ, क्योंकि मुझे मेरा घर जो है, जो सहारनपुर का किला है, उसका महत्व बना रहे, शायद इसी वजह से मैंने जन्म इस घर में लिया। परिवार की बात आपने की, ख़ास तौर से जो लोग परिवार से जुड़े हैं, कई पीढ़ियों से जुड़े हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, उन पर ये परिवारवाद का आरोप लगता है, बार बार आप पर भी लगा होगा। कैसे उसको डिफेंड करते हैं, और क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एक कॉलिंग है या एक पेशा है? कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? मेरे दादाजी निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीते थे। मेरे पिताजी 2 बार निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते। फिर वो कांग्रेस में रहे, और मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो राजनीति में रहने का, पार्टी में लोगों को जानने का मुझे लाभ नहीं मिला कि शीर्षस्थ नेतृत्व मुझे जानता था, ऐसा नहीं था। हमारे प्रांत प्रचारक जी थे, क्षेत्र प्रचारक जी थे, अब बीजेपी में बहुत उच्च पदों पर हैं। उन्होंने मुझे जोड़ा संघ से। मैं कतरा रहा था, जाना नहीं चाहता था। सुना था आईटीसी ओटीसी में बहुत कठिनाइयों का, और वैसे ही एक कमरे में 15-20 लड़कों के साथ रहना पड़ता है, और एक शौचालय का उपयोग 50 लोग करते हैं, बुरे हाल और गंदगी में हो जाता है। ये सारी बात सही है। तो मैं बच रहा था, मगर रामलाल जी और राकेश जी ने मुझे कहा कि नहीं, आपको अगर संघ में रहना है, अगर आपको इस विचार से जुड़ना है, तो ये आप प्रशिक्षण ज़रूर पाएं। तो उनकी प्रेरणा थी, कुछ उनका अनुरोध था, कुछ मेरे मन में संघ परिवार के प्रति बड़ा सम्मान है, जिसकी वजह से मैं संघ से जुड़ा, फिर बीजेपी में आया। क्या उसका बेसिस है, क्या रीज़न है जो जिस वजह से आप इतना सम्मान करते हैं या आदर करते हैं संघ की विचारधारा को? मेरा ये मानना है कि हमारी समस्याओं का निदान हमें ही ढूंढना है, हम ही लाएंगे। कार्ल मार्क्स को पढ़ के हिंदुस्तान की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। और मैंने देखा कि अगर हमारे व्यक्तित्व की कोई अगर बात कर रहा है, भारतीयता की और हिंदुत्व की कोई बात कर रहा है, और छाती ठोक के बात कर रहा है, सामने आके बात कर रहा है, तो वो केवल संघ परिवार और संघ और बीजेपी है। कोई और पार्टी नहीं है साहब उत्तर प्रदेश में ऐसी जिसमें आप अपने विषय को अच्छी तरह से समझाने के लिए रामचरितमानस की चौपाई सुना दें। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। सब कतराते हैं, डरते हैं कि वोट ना कट जाए सब। तो ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जो है, इसके लिए अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं और अपने स्वाभिमान से अपना विषय रखना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को सही से उसका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उससे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो वो फिर केवल एक ही मंच बचता है हमारे लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी। इसी विचारधारा के आप अनुयायी हैं, फॉलो करते आते हैं, काफ़ी आस्था रखते हैं। कहीं ना कहीं इसको आप मानते हैं कि जब 2013 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसमें आप आरोपी थे, तो इस विचारधारा की वजह से आप फंसे या आपको फंसाया गया? मेरा मानना यह है, 1984 के जब दंगे हुए, सिखों को उनके घर जलाए गए, उनका सामान लूटा गया और तमाम सिखों को दिल्ली में मारा गया। उस समय मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में था जी। तो मैंने बड़ी निकटता से दंगे को देखा है। हम सब छात्रों ने एक नागरिक एकता मंच नाम की एक संस्था बनाई, और हमने प्रयास किया कि हम वहाँ जाके और लोगों की सहायता करें जिन्हें एकदम से जो अनाथ हो गए थे, बड़े अच्छे संपन्न लोग एकदम गरीबी के कगार पे उतर आए थे, और सरकार का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। और उस दंगे में मैंने देखा कि अगर पुलिस चाहे तो कोई दंगा नहीं होगा। पुलिस का हाथ था उस दंगे में। पुलिस खड़ी रही वहाँ पे और तमाशा देखती रही, लोगों के घर जलते रहे, लोग उनके घरों में घुस के उनके टीवी उठा रहे हैं, फ्रिज उठा रहे हैं, 2-2 आदमी उठा के फ्रिज लेके जा रहे हैं, और पुलिस ने वहाँ खड़ी रही और दूसरी तरफ देखती रही। हमने बहुत कहा, उकसाया पुलिस वालों को, मगर पुलिस वालों ने कुछ मदद नहीं करी। उन्हें रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए, उन्हें पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, हम लोग
दान मांगने गए, बहुत लोगों ने हमें बहुत सारा सामान दिया, गर्म कपड़े दिए, चीज़ें दी, उन सब का उन्हें फिर से बांटना वहाँ पे। तो जब ये सारा काम हम कर रहे थे 1984-85 में, उस समय मैंने देखा कि संघ परिवार, तब तक मैं सोचता था आरएसएस वाले वैसे ही हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि हमें पढ़ाया जाता है अपनी अंग्रेजी किताबों में। तो मेरी बिल्कुल वही भावना थी आरएसएस के प्रति। मगर जब हमें पता नहीं था, हमारे पास सामान था, हमारे पास पैसे थे, हमारे पास समय था, हमारे पिता सभी लोगों के कुछ ना कुछ थे, तो कुछ ना कुछ पहचान थी हमारी समाज में। मगर जब हम सामान बांटना चाह रहे थे, लोगों को ढूंढना चाह रहे थे, तो खड़े घर हमें खंडर दिखे, जले हुए मकान मिले, मगर वो बच्चे कहाँ गए हमें नहीं पता था। उनके माँ बाप मर गए हमें पता था, मगर वो हैं कहाँ उन्हें नहीं पता था। एक बच्ची मिली, वो बोल नहीं पा रही थी, उसका बलात्कार हुआ था, और उसके भाई, छोटा भाई उसका गायब था, वो मिला नहीं, 20-22 दिन तक वो लड़का नहीं मिला। जब हमने लड़का बड़ी मुश्किल से ढूंढा तो उसके बाल काट दिए गए थे, वो जो फोटो थी उससे पहचाना नहीं जा रहा था। मगर वो लड़का कहाँ था ये ढूंढना, वो किसके घर में छुपा बैठा था, ये सारी घर घर की सूचना, घर घर का पता, घर घर पहुंचना, संघ वालों को पता था, वो करते थे, अपनी शाखा उन्हें पता था जी। ये सारा दंगा जो था, ये हम सब जानते हैं कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। और इसमें संघ परिवार ने जो रिहैबिलिटेशन में हमारी मदद करी, नागरिक एकता मंच की और अनेकों संगठनों की, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो वो मेरा पहला अनुभव था संघ से, और परिचय था इन लोगों से, जिन्हें मैं सोचता था कि ये निश्चित रूप से केवल देश को बांटने में के जिम्मेदार हैं। ये जो गलत हमें इतिहास पढ़ाया जाता है हमारी किताबों में, ये उसी का परिणाम था सर। लेकिन फिर 2013 में क्या हुआ? आप खुद आरोपी थे। मैं फिर से वही बताना चाहूँगा कि पुलिस खड़ी वहाँ देखती रही, 16 ट्रैक्टर जला दिए गए। 2013 ले चल, अगर हम देखें 27 तारीख को, 27 अगस्त को 2 बच्चे, 11वीं की छात्रा अपने भाई के साथ लौट रही थी, गौरव के साथ, और उससे बीच बाजार में, बीच गांव में, बीच दोपहर में लौट रहे थे बच्चे स्कूल के बाद, उससे एक लड़के ने छेड़छाड़ करी। जब उसके 12वीं के छात्र भाई सचिन ने इस पे, गौरव ने इस पे आपत्ति करी, तो उससे हत्यापाई की गई। बहन ने अपने भाई को समझाया कि हत्यापाई ना हो। बहन समझदार निकली, उसने कहा तू मुझे पहले घर लखा दे और उसके बाद ये सब देखना। तो भाई वो कड़वा घूंट अपमान का पीकर और उसे अपने बहन को गांव पहुंचाया। जैसे ही वो गांव गया तो जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए उसका भाई, उसका फुपेरा भाई मोटरसाइकिल पे बैठा था, और वो जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए वापस कवाल ही आ रहा था मलिकपुरे से। तो दोनों बच्चे जाके रो पड़े अपने बड़े भाई के सामने। अभी विवाह हुआ था उसका, सचिन का। तो सचिन ने सीधे स्वभाव कहा कि बैठ मोटरसाइकिल में, अभी जाके पूछ लेते हैं, ऐसे दिन दहाड़े कैसे बदतमीजी होगी। और जैसे ही ये दोनों बच्चे लौटे और इन्होंने बात करी, उस लड़के ने निकाल के चक्कू मार दिया। झगड़ा वहां से शुरू हुआ, इन दोनों बच्चों को घेर लिया गया और इन्हें वहां पे पीट के इनकी हत्या कर दी। डीएम और एसपी ने जाके कुछ लोगों के कपड़े बरामद करे जो कि खून से लथपथ थे। और जैसे आप सब जानते हैं, डीएम और एसपी का ट्रांसफर हो गया, मगर वो लोगों को जेल में नहीं बंद करने दिया प्रदेश सरकार ने। एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एक टीवी चैनल ने, आज तक में, और उसमें उन्होंने पूछा पुलिस वालों से कि साहब जब ये लोग लौट रहे थे, एक सभा हुई, उसमें कहा कि साहब आप इनके जो ये लोग हैं इन्हें बंद किया जाए और गौरव और सचिन के हत्यारों को बंद किया जाए। जो गौरव और सचिन के पिताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे लगे हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। ये 2 मांग लेके एक बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा से 7 सितंबर को जब लोग लौट रहे थे तो उन्हें रात के अंधेरे में उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नहर की पटरी पे घेर के 16 ट्रैक्टर ट्रॉली जला दिए गए। अनेकों लोगों को मारा गया। हमने फोन किया और फोन से मैंने सबसे बात करी, हमने सबसे बात करी, एसपी से लेके डीजीपी तक हमारी सबसे बात हुई। मैं विधायक हूं तो मेरी सबसे बात हुई और मैं वहीं था। जी, इसको हम आगे ले जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद भारतेंद्र सिंह से। भारतेंद्र जी, आप बात कर रहे थे जो जी, तो जब आज तक के रिपोर्टर ने एक पुलिस अधिकारी से पूछा कि आप वहाँ खड़े क्यों रहे जब इतनी सारी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जलाई जा रही थी, लोगों को अंधेरे में मारा जा रहा था, तो उन्होंने साफ कहा कि मंत्री जी का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा जो हो रहा है वो होने दो। तो मेरा ये पूरा मानना है कि अगर पुलिस चाहे तो कोई दंगा नहीं होगा। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो पुलिस और अधिकारियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सबसे बुरी चीज है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक ही जाति के या एक ही समुदाय के लोग। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी भूमिका कब आती है जब आप खुद आरोपी बन जाते हैं? 4 विधायक हैं, सब बीजेपी के, चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई, हमारा नाम डाल दिया गया। ये केवल राजनीति थी। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। उनमें से 2 के खिलाफ, मेरे खिलाफ तो नहीं लगी, मगर 2 के खिलाफ एनएसए लगाई गई, कोर्ट द्वारा एनएसए एक्सपंज कर दी गई, एनएसए कोर्ट द्वारा। अब अगर लोकतांत्रिक परंपराएं माने और सरकार के द्वारा अपने सहयोगी विधायकों के खिलाफ एनएसए लगाई जाए, तो लोकतांत्रिक परंपरा तो ये कहती है कि कम से कम गृह मंत्री तो अपना त्याग पत्र दें, या जिस मंत्री को पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि मंत्री जी का टेलीफोन आया, वो कह रहे हैं जो हो रहा है वो होने दें, उन्हें अपना त्याग पत्र देना चाहिए था। मगर कोई जवाबदेही नहीं रही साहब। झूठे मुकदमे लिखना ये तो तरीका बन गया है हमारे देश का। सबसे पहली जो कैजुअलिटी है वो तो सत्य की होती है। जैसे ही मुकदमा लिखा जाता है, जैसे ही मुकदमा कोर्ट में जाता है, चाहे वो कोई भी मुकदमा हो, तो ये। लेकिन ये जितने उदाहरण आपने दिए, आपने बताया सरकार तंत्र जो सरकार चला रहे हैं उनके साथ रहती है, उसका पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। वही सारे आरोप गुजरात 2002 में भी लोगों ने लगाए, बात की, तो वो कितना सार्थक है उनका आरोप? वो आरोप सार्थक इस वजह से नहीं है क्योंकि गुजरात दंगों में जब पुलिस आई, जब गुजरात पुलिस ने फायरिंग करी, तो उसमें लगभग 69 लोग जो मारे गए वो हिंदू थे। जो भी दंगा कर रहा था, जो भी वहां पे उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा था, उनके खिलाफ फायरिंग हुई, वो चाहे जो भी थे। प्रशासन ने बिल्कुल मुक्त रूप से न्याय और कानून व्यवस्था जारी करने का प्रयास किया, तभी तो हिंदू मरे। मेरा प्रश्न ये है साहब कि आपने डीएम और एसपी का ट्रांसफर क्यों करा मुजफ्फरनगर से? तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार, मैं तो सीधा कहता हूं, मुख्यमंत्री से जाग नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के। आप स्वयं मंत्री रह चुके हैं, बहुत छोटे अरसे के लिए थे, लेकिन मंत्री पद पर थे। क्या अनुभव था उस समय का? बहुत सुखद अनुभव था साहब। मंत्री के फोन पे सारे काम होते हैं। मंत्री का काम बड़ा आसान होता है। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है मंत्री का काम। मंत्री का काम बड़ा आसान है क्योंकि प्रोटोकॉल में डीएम मंत्री से मिलना आता है, मंत्री डीएम से मिलने नहीं जाता। मुझे कोई काम होता है, मुझे कम से कम 4 चक्कर काटने पड़ते हैं, डीएम तब करता है विधायक के नाते। और मंत्री तो केवल फोन करता है, मंत्री के सारे काम हो जाते हैं। और पूरी फौज होती है आपके पास। मैं सिंचाई में था तो इंजीनियर्स की पूरी फौज थी, पूरा विभाग था, कारें थी, और जो आप चाहे वो कर सकते थे। कहाँ पे नहरें निकलनी है, कहाँ पे ट्यूबवेल्स बनने हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। मंत्री के पास बहुत शासन, बहुत बड़ा परिवर्तन को लाने में और परिवर्तन को दिशा देने में शासन एक बहुत बड़ा सूत्र है। और इस सूत्र पे अगर आपका नियंत्रण हो जाए तो निश्चित रूप से इसे आप बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। बड़े दिनों बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसका जो हृदय से भी और अनुभव से भी और बुद्धि से भी, तीनों चीज़ों से विकास और स्वाभिमान, भारतीयों में फिर से स्वाभिमान
जागृत करना चाहता हूँ। एक नए एमपी हैं, फर्स्ट टाइम एमपी हैं, हालांकि आपके पास विधायिका का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। कैसा महसूस करते हैं संसद में आकर पहली बार? क्या आपका कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ, खैर मैं आपको सच बताऊं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो भवन है बहुत सुंदर है साहब, बहुत विशाल है जी। जो अंदर हॉल है वो बहुत सुंदर है, उसकी आकृति बहुत बहुत अच्छी है, बैठने के लिए कहीं ज़्यादा जगह है, लॉबीज़ कहीं ज़्यादा आरामदायी हैं। और आज मैं जब अपने यहाँ पे अपने संसदीय कार्यालय में गया था तो हमारा विधानमंडल दल का जो कार्यालय है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इट इज़ फार मोर एफिशिएंट, आई फेल्ट। शायद मुझे ऐसा इस वजह से लग रहा है क्योंकि हमारी सरकार है साहब, तो हमारे बहुत सारे सांसद चुन के आए हैं, संसद सदस्य, जगह कम पड़ रही, बहुत सारे हैं। और तो बहुत सारे हैं तो हमसे ज़रा इतनी हमें जितना हम चाहते हैं कि हमारी पूछ हो इतनी नहीं हो पा रही है। यूपी में तो 47 थे हम 403 में, मगर वो भवन बहुत सुंदर था, बहुत विशाल है। मगर यहाँ पे भवन की बात छोड़े और सब्जेक्ट्स जो हैं जी, PWD सड़क उनके पास है, पुलिस, होम इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सिंचाई, इरिगेशन, जितने भी विषय हैं जो कि आम जनता से जुड़ते हैं लगते हैं, वो तो विधानसभाओं के पास हैं। तो ये सब जब बातें देखते हैं तो ऐसा लगता है साहब विधानसभा में बड़ा दम है, और चर्चा करने का भी हमें खूब मौका मिलता था। जी। मैंने लिख के दिया, तो ये जो पहले लिख के दिया जी कि मुझे आज बोलने का मौका मिले, मगर बोलने का मौका नहीं मिला, तो खैर मैंने जल्दी से अपने भाषण को टाइप तो इसके परिवेश में जो एमपी की भूमिका होती है कितनी अहम होती है, कितना कारगर हो सकता है कि एमपी एक एमएलए के मुकाबले में? मेरे ख्याल से एमएलए के पास जनता के लिए बहुत सारे उसे बहुत ज़्यादा पास दी हुई हैं संविधान में। एमपी एक राजनीतिक जीवन में ज़रूरी है, एक बड़े कैनवस से पूरे देश के साथ बैठने का मौका मिला, संसद भवन में अलग अलग प्रदेशों की बातें सुनने का मौका मिला, उनकी क्या भावनाएं हैं जी। जो हिंदी भाषी नहीं है लोग, उनकी क्या भावनाएं हैं ये सुनने का मौका मिला। और इस दफ़ा तो नहीं बोल पाया मैंने मगर अपना लिख के जो सारे बिंदु थे अपना पूरा भाषण दिया है, मगर निश्चित रूप से मुझे अगली दफ़ा बोलूँगा भी मैं। आपके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्या खास चुनौतियाँ हैं इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने की? गंगा जी के दोनों किनारे ये क्षेत्र है साहब लगा हुआ, मेरे ख्याल भूगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र होगा ये, क्योंकि गंगा जी बीच में है, जंगल का भी इलाका है बीच में, और नेशनल सैंक्चुरी भी है हमारी। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी गंगा जी द्वारा जो हर साल कटान हो रहा है, गांव के गांव बह जाते हैं, एक तरफ कटान हो रहा है बिजनौर ज़िले की तरफ, और उधर मुजफ्फरनगर ज़िले में बाढ़ आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि गंगा जी की जो दिशा है उसे हम नियंत्रित करें। गंगा जी अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं, कई दफ़ा बहुत कम जल हो जाता है, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जल आ जाता है, लोगों के खेत डूब जाते हैं। पिछली दफ़ा बड़ी ज़ोर की बाढ़ आई, लोगों के खेतों में रेता ही रेता भर गया, मतलब ज़मीन बर्बाद हो गई, फसल नहीं ज़मीन बर्बाद हो गई। तो एक तरफ कृषि भूमि बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ गांव के गांव कट के बह जा रहे हैं, कटान हो रहा है ज़िला बिजनौर में। तो जब भी हम विधानसभा में बोलते थे, विधानसभा में इस विषय को उठाते थे, तो ये सब केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये वित्त पोषण किसी तरह से पहुंच जाए। बिजनौर ज़िला जो है वो केवल एक बैराज का पुल है जो कि इस ज़िले को जोड़ता है, गंगा पार है हमारा ज़िला। एक पुल बन रहा था साहब, वो रोक दिया गया आधे रास्ते, फिर वही वित्तीय अभाव के कारण। तो ये पुल प्राथमिकता पर फिर से बन जाए। बालावाली पर एक रेलवे पुल था जो कि उस समय
ममता बनर्जी हमारी रेल मंत्री थी, उन्होंने एनडीए की सरकार में आके घोषणा भी कर दी थी कि ये पुल मैं प्रदेश सरकार को दे रही हूँ, मगर वो फिर हो नहीं पाया जी। और वो पुल आज भी ऐसे ही खड़ा है, बर्बाद है, उस पर सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस वालों की अच्छी आमदनी हो रही है, गांव वालों का नुकसान हो रहा है और वो टूटने लगा है क्योंकि उसका रख रखाव नहीं किया जा रहा है। मगर निश्चित रूप से इतने बड़े क्षेत्र को जोड़ने के लिए कम से कम हमें 3 पुल चाहिए, इस समय केवल 1 है, तो ये पुल बन जाए। और सबसे बड़ी समस्या है साहब कि ज़रा से रोड एक्सीडेंट में अगर किसी के चोट लग जाती है तो वो मेरठ आते आते मेडिकल कॉलेज में अपना दम तोड़ देता है। कोई भी वहाँ पे, हमारा ज़िला अस्पताल है मगर ये उपयुक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है और मेडिकल कॉलेज जो है गंगा पार के क्षेत्र में कहीं भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं आता, बरेली से पहले कहीं नहीं आ रहा और फिर केजीएमसी है। तो मेरा मानना यह है कि क्योंकि बिजनौर ज़िला पूरे पहाड़ को फीड करता है, आपके कुमाऊं को फीड करता है, गढ़वाल में तो बना दिया स्वामी राम ने, वो एक प्राइवेट कॉलेज था जो कि उन्होंने बना के फिर उत्तराखंड को दान कर दिया, हिमालयन इंस्टीट्यूट। मगर निश्चित रूप से अगर बिजनौर में एक मेडिकल कॉलेज बन जाए तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा पूरे कुमाऊं का और पूरे इस क्षेत्र का जो कि गंगा पार है, आपके मुरादाबाद, बरेली से लेके और हरिद्वार तक। जी। भारतेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद भारतेंद्र सिंह। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।